हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है एक्यूट है। ये रेयरली ही होती है कि ये कम्युनिकेबल हो जाए, हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, लेकिन ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज़ है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, क्रोनिक जैसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विच कंटेन्स द बैक्टीरियम सैल्मोना टाइफाई। किस वजह से होती है? जब हम कुछ कंटामिनेटेड फूड या वाटर जो है वो खा लेते हैं, उसकी वजह से जो है ये होती है। वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर में क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है सैल्मोना टाइफाई। अगर इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो क्या है, सैल्मोना टाइफाई जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है इनिशियल स्टेज। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर होता है। एकदम से हमें फीवर देखने को मिलता है, हेडेक रहेगा, फटीग रहेगा, और हमें फ्लू जैसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, ठीक है, रनिंग नोज़। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो इसमें फ़ीवर जो है और ज़्यादा वर्सन हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा फ़ीवर जो है बढ़ जाता है। उसके अलावा हमें एब्डोमिनल पेन यहाँ पे देखने को मिलता है। पेशेंट को डायरिया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। ऑल्टरनेट हो सकता है, किसी पेशेंट में हमें डायरिया देखने को मिलेगा, किसी में कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, उसके अलावा रोज स्पॉट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं हमारी चेस्ट और एब्डोमेन पे, यानी कि चेस्ट और एब्डोमेन एरिया पे हमें क्या है, रोज़ कलर के जैसे हमें छोटे छोटे स्पॉट्स, या हम कह सकते हैं उनको छोटे छोटे जो दाने जैसे हैं वो दिखने लग जाते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर कोई थर्ड स्टेज तक पहुंच गया है, किसी को थर्ड स्टेज का अगर टाइफाइड फीवर है, तो उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड होती है मेडिकल अटेंशन की, यानी कि उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। तो ये एक तरीके से रिकवरिंग स्टेज होती है। यहाँ पे हमारा फीवर जो है वो हट जाता है, लेकिन बैक्टीरिया कहीं ना कहीं लेटेंट स्टेज में जो है वो प्रेजेंट रह सकता है हमारी बॉडी में, और ये रिलैप्स दोबारा हो सकता है। रिलैप्स क्यों होगा? क्योंकि बैक्टीरिया लेटेंट स्टेज में प्रेजेंट है। जैसे ही वो ट्रिगर होगा, वो दोबारा से हमारी बॉडी में जो है एंटेरिक फीवर या फिर टाइफाइड फीवर कोज कर देगा। फिर हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसका पॉजिटिव एजेंट था साल्मोना टाइफाई, तो साल्मोना टाइफाई की वजह से हो सकता है। उसके अलावा साल्मोना पैराटाइफाई ए या फिर साल्मोना पैराटाइफाई बी, ये भी क्या हो सकते हैं, कोज जो है कर सकते हैं हमारा टाइफाइड जो फीवर होता है उसको। उसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी टाइफाइड फीवर है, या फिर जो कैरियर हैं, कैरियर ज़रूरी नहीं है पेशेंट हो, लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे हमारे अभी हमने देखा कि कोई ठीक हो गया और उसकी बॉडी में लेटेंट स्टेज में वो बैक्टीरिया है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से उसका कैरियर हो गया। सेकेंडली, अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर है लेकिन उसको ना तो सिम्टम्स आ रहे हैं, ना उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा वो अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या करता है, एक तरीके से उसका कैरियर हो रहा है। तो उस केस में क्या है, वो भी इसको फर्दर दूसरे पेशेंट को या दूसरे पर्सन को कोज करा सकता है। उसके बाद फीसिस और यूरिन की वजह से हो सकता है। अगर हम लैक ऑफ सैनिटेशन करते हैं, प्रॉपरली हम अपनी सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग, ये जो है मेन कोज था। अभी हमने पढ़ा था कि फिको ऑयल रूट से जो है ये फैलता है। कंटामिनेटेड फूड या वाटर जो है हम इंजेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है। उसके अलावा इलिटरेसी की वजह से हो सकता है। अब इलिटरेसी की वजह से कैसे होगा, कि किसी को नॉलेज ही नहीं है कि टाइफाइड फीवर के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या उसके कोजेज़ हैं, क्या क्या उसकी स्टेजेस हैं, तो वो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, राइट। तो वो क्या है, इलिटरेसी की वजह से भी देखने को मिलता है। उसके बाद लो स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड हाइजीन। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे रोड्स वगैरह पे रहते हैं, तो उनको जैसा खाना मिलता है, वो जैसा भी हो, हाइजीनिक हो या ना हो, वो खा लेते हैं। ठीक है, तो अगर उनको फूड हाइजीनिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज वो फूड कंटामिनेटेड भी हो सकता है, स्पॉइल्ड भी हो सकता है, तो उस वजह से। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। हम जो लोग कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं उनको हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा
जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, उनमें देखने को मिलेगा। पुअर हाइजीन हैबिट्स हैं जिनकी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जिनमें देखने को मिल रही है, या क्राउडेड हाउसिंग जो होती है वहाँ उन लोगों में क्या है ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो जो कंटामिनेटेड फूड है वो हम इंजेस्ट करते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, यानी कि हमने कंटामिनेटेड फूड खाया या फिर कंटामिनेटेड वाटर जो है वो ड्रिंक किया जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बैक्टीरिया वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके म्यूकोजा के अंदर वो चला जाएगा, इन्वेड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो मैक्रोफेजेस उसको ले जाएंगे और वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे लिम्फोइड टिश्यू तक पहुँच जाएगा। जो लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, लिम्फोइड टिश्यू में जाने के बाद वो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के बाद वो हमारे गोल ब्लेडर में चला गया, बाइलरी सिस्टम में चला गया, लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं हमारे बाउल्स के, वहाँ पे जाके वो जो है वहाँ पे वो उसने चला गया और ये हमारी पूरी बॉडी में अपना असर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपनी जो है मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं या जो भी करते हैं, तो उसके बाद क्या है, कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला जाता है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाने के बाद वो क्या है, थ्रू द एक्सक्रीटा आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये जो है हम 3 वीक के हिसाब से पढ़ेंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, हमें हाई फीवर देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर ड्राई कफ रहेगी, डल हेडेक देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ वोमिटिंग, मेंटल कंफ्यूजन और सोर थ्रोट जो है हमें देखने को मिलेगा इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में क्या होगा, ये सिम्टम्स प्रेजेंट रह सकते हैं, उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और जो हमारा एब्डोमेन है वो स्वोलन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं थर्ड वीक की, तो हमें एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भी पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसका वेट लॉस होता रहेगा, ठीक है। ब्रीदिंग जो पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगा, वोटरी डायरिया देखने को मिल सकता है, बाउट्स ऑफ फाउल जो है स्मेलिंग वो देखने को मिलते हैं, उसी के अलावा फिजिकल एग्जॉशन, और हमें थर्ड वीक में भी क्या है, स्वोलन एब्डोमेन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ब्लड कल्चर करा सकते हैं, फीसिस और यूरिन कल्चर करा सकते हैं, विडाल रिएक्शन करा के देख सकते हैं, एलाइजा कराएंगे। उसके अलावा जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो हम यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम प्रोफाइलेक्सिस जो है उसमें क्या करते हैं, हम सैनिटेशन को इम्प्रूव करेंगे, वाटर सप्लाई प्रोटेक्टिव करेंगे कि एक अच्छा और साफ़ पानी जो है वो लोगों तक पहुँचे। उसके अलावा हम वैक्सीन्स पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे जो कि ओरल भी होती है और इंजेक्टेबल भी होती है, ठीक है। जो हमारा टाइफाइड फीवर है उसकी वैक्सीन्स हमें ओरल में भी मिलती हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में भी जो है मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं अब मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी कि प्रॉपर जो मेडिसिन हम देते हैं, तो हम सिप्राफ्लोक्सिन दे सकते हैं, सेप्ट्रिक्सोन दे सकते हैं, एम्फिसिलिन पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, क्लोराम फेनिकल दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट में भी वैक्सीन्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि टाइफाइड की वजह से फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ये कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, निमोनिया, मायोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस। ये एज अ रेयर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हमें टाइफाइड फीवर के केस में देखने को मिल सकती हैं।